अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों के एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। कहा, भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए किया मजबूर। रक्षा मंत्री ने बताया कि इस घटना में किसी भी भारतीय सैनिक को गंभीर चोट नहीं। चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर उठाया गया मुद्दा। तवांग में चीनी सैनिकों को खदेड़ने के मुद्दे पर संसद में विपक्ष का हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई रही बाधित। प्रश्नकाल में हंगामे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के रवैये को लताड़ा। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले 1 करोड़ 35 लाख रुपए पर भी उठाए सवाल। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें मुंबई और बेंगलुरु में जारी। मुंबई में विकास कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा, भारत की अध्यक्षता का कार्यकाल समावेशी और कार्रवाई उन्मुख होगा। बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की हो रही है बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अरविंदो की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पुदुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री श्री अरविंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सपूतों को संसद भवन में दी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा, 13 दिसंबर 2001 को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे भयानक दिन के रूप में किया जाएगा याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दामोह जिले में राजा पटेरिया को उनके निवास से पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोमवार को पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ एफआईआर की गई थी दर्ज। अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में भारत की अध्यक्षता में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की करेंगे अध्यक्षता। एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। साथ ही शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए एक मैत्री समूह की भी करेंगे शुरुआत। फीफा विश्व कप में एक्शन रोमांच भरे सेमीफाइनल मुकाबलों की आज देर रात से होगी शुरुआत। तो पहले सेमीफाइनल मैच में कप्तान मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम की लुका मैड्रिक की क्रोएशिया से होगी भिड़ंत। दोनों टीमें फाइनल में पहुंचने के लिए करेंगी जद्दोजहद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद के दोनों सदनों में बयान दिया है। रक्षा मंत्री ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि घटना में किसी भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और न ही कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई से परहेज और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत
स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में आज प्रश्नकाल विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के लगातार हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। वहीं हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई भी पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये की आलोचना की है। गृह मंत्री ने तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प पर कहा कि हमारे सैनिकों ने जिस तरह से वीरता का परिचय दिया है और हमारे मातृभूमि की रक्षा की, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने कहा कि सेना ने कुछ ही देर में घुसे हुए सभी चीनी सैनिकों को भगा दिया और हमारी भूमि की रक्षा की है। अमित शाह ने कहा, भारत की 1 इंच जमीन पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे की आलोचना भी की। अमित शाह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लोकसभा में आज विपक्ष ने प्रश्नकाल नहीं चलने दिया। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं। आज लोकसभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य इसलिए नहीं था कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। अमित शाह ने साथ ही कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि मैं संसद को जवाब देना चाहता था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005 से 2007 के वित्तीय काल के दौरान चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान मिला है, जो FCRA के अनुसार उचित नहीं था। इसलिए गृह मंत्रालय ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इसका पंजीकरण रद्द किया है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, ये दोगला रवैया जनता के सामने नहीं चलता है। जनता सब देख रही है। आपके परिवार द्वारा चलाया गया फाउंडेशन, उसका FCRA रजिस्ट्रेशन चीन की दूतावास से मिले हुए अनुदान से समाप्त हुआ है। आपके ही समय में हजारों किलोमीटर भूमि अवैध रूप से हमसे हड़प ली गई है। आपके ही समय में हमें मिली हुई सुरक्षा परिषद की सदस्यता आपने निजी संबंधों को बनाने के लिए चीन की भेंट कर दी है। ये सारी जनता इस सभी विषयों को जानती है। और यहां पर बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. और ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। संसद भवन पर हुए आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। इस दौरान 9 सुरक्षा बलों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। देश के इन सपूतों को आज संसद भवन में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। 13 दिसंबर 2001 को आज ही के दिन पाकिस्तान से आए 5 आतंकवादियों ने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पर यानी संसद भवन पर हमला किया था। यह हमला संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उस वक्त हुआ था। अब सभी गणमान्य जन लोकसभा और राज्यसभा में संसद पर हुए आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों ने 13 दिसंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमले के 9 शहीदों की याद में 1 मिनट का मौन रख के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अरविंदो की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुडुचेरी में कम्बन कलाई संगम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में श्री अरविंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे, जिसमें देश भर से श्री अरविंदो के अनुयायी शामिल होंगे। गौरतलब है कि श्री अरविंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। वह एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान दिया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यूयॉर्क में भारत की अध्यक्षता में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान एस जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। यह प्रतिमा संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की ओर से एक उपहार होगी। विदेश मंत्री शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम के लिए एक मैत्री समूह की शुरुआत भी करेंगे। और अब देखते हैं खबरें G20 की बैठकों से जुड़ी हुई। भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 महत्वपूर्ण बैठकें आज से मुंबई और बेंगलुरु में शुरू हो गई हैं। मुंबई में विकास कार्य समूह की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि भारत ने ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता संभाली है जब दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, लेकिन इसका कार्यकाल समावेशी और कार्रवाई उन्मुख होगा। We are meeting at a point of time when the world is in the midst of a turmoil. Our belief is that every crisis is also a huge opportunity.
And there cannot be a better opportunity than what the Prime Minister Modi has said, that India's G20 leadership will be decisive, will be inclusive, will be action-oriented. बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की भी बैठक हो रही है। 3 दिन की बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय मामलों पर चर्चा पर जोर रहेगा। इसके तहत 21वीं सदी की वैश्विक चुनौतियों का सामना करने, भविष्य के लिए शहरों को आर्थिक सहायता देने, वैश्विक ऋण संबंधी मामलों के प्रबंधन, वित्तीय समावेश और उत्पादकता संबंधी लाभ तथा जलवायु संबंधी कार्यों के लिए वित्त मुहैया कराने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की दिशा निर्धारण करना शामिल है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार, श्रीलंका के नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल निशांथा उलुगेटेन ने के निमंत्रण पर श्रीलंका की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कल देर शाम कोलंबो पहुंचे। श्रीलंका नौसेना के चीफ ऑफ स्टाफ रियर एडमिरल प्रियंता परेरा ने सीएनएस के आगमन पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान सीएनएस राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और रक्षा राज्य मंत्री पेमरिता बंडारा टेकाकून से मुलाकात करेंगे। अन्य कार्यक्रमों में रक्षा सचिव, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सर्विस कमांडरों के साथ उनकी बैठकें शामिल हैं। 15 दिसंबर को नौसेना और समुद्री अकादमी त्रिंकोमाली की पासिंग आउट परेड में एडमिरल मुख्य अतिथि होंगे। सीएनएस की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों और घनिष्ठ सहयोग का प्रतीक है। भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार ने श्रीलंका के IPKF मेमोरियल पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। भारतीय नौसेना प्रमुख ने श्रीलंकाई नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल एन उलुगेटेन से मुलाकात की। समुद्री क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए आम हित और संभावनाओं के समुद्री सुरक्षा मामलों पर उपयोगी चर्चा भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में गैर कानूनी तरीके से होने वाले हिस्टेरेक्टमी सर्जरी का मसला उठाया गया है। इस पर कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा कि इन राज्यों में ऐसी सर्जरी की घटनाओं और उसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी सौंपे। कोर्ट अगले आधे 2 महीने बाद इसकी सुनवाई करेगा। हिस्टेरेक्टमी एक सर्जरी है जिसमें जटिल बीमारियों के इलाज के लिए महिला के गर्भाशय को शरीर से निकाल दिया जाता है। इसके बाद महिला का मां बनना नामुमकिन हो जाता है। याचिका में कहा गया है कि इन राज्यों में गैर कानूनी तरीके से इस सर्जरी को अंजाम दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को पन्ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दामोह जिले में राजा पटेरिया को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। सोमवार को पन्ना के पवई थाने में पटेरिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। गौरतलब है कि राजा पटेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो आपत्तिजनक बयान दिया है वह कोई माफी योग्य जुर्म नहीं है बल्कि कानूनी अपराध है। यह केवल किसी राजनीतिक कार्यकर्ता का भाजपा के खिलाफ बयान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। यह मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होना चाहिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। यह हत्या की साजिश है और वो प्रधानमंत्री जो हाई सिक्योरिटी रहते हैं, देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो, केवल नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसकी सुरक्षा, उसकी जान की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। और यदि देश का कोई नागरिक उनकी हत्या की साजिश रचता है तो ये एक संगीन अपराध है। तो निश्चित रूप से धारा बढ़नी चाहिए। केवल FIR या गिरफ्तारी तक नहीं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने वाले पार्टी नेता राजा पटेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे 3 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है कि उनको पार्टी से क्यों न निकाला जाए।
असम के कैलाहांडी जिले में सोमवार को दो संगठनों के 1179 ब्रू आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक लिबरेशन फ्रंट ऑफ बराक वैली और ब्रू रेवोल्यूशनरी आर्मी ऑफ यूनियन से जुड़े उग्रवादियों ने 18 AK सीरीज की राइफल, M16 राइफल सहित 350 हथियार और 400 से अधिक कारतूस भी सौंपे हैं। दोनों संगठन ज्यादातर असम मिजोरम सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वालों में राजेश चरकी के नेतृत्व वाले ब्रू के 634 सदस्य और धन्यराम रेंग के नेतृत्व वाले UDLF-BV के 545 सदस्य शामिल हैं। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण आज की तारीख यानी 13 दिसंबर को किया गया था। लोकार्पण के साल भर पूरे होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी काशी विश्वनाथ न्यास सुनील कुमार वर्मा ने बताया है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं में गजब का जोश है। साथ ही उन्होंने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के आयोजन को सफल बताते हुए कहा कि इसमें बढ़ चढ़कर तमिल और काशी के साथ साथ देश विदेश के लोग भी भाग ले रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण का आज 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। ये अत्यंत हर्ष और खुशी का विषय है कि इसमें सभी श्रद्धालुओं ने और हम लोगों ने आज परिवार ने मिल करके इस धाम को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया है। आज हम लोग लोकार्पण के आज इस दिवस को वार्षिकोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस वार्षिकोत्सव पर हम लोग पूजन अर्चन करा रहे हैं विशेष प्रकार से बाबा का। काशी तमिल संगमम के मुख्य आयोजन स्थल MP थिएटर में कई स्टॉल और चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज आयोजन स्थल का दौरा किया और चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। DD न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है, जो संस्कृतियों को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है निश्चित रूप से ये अद्वितीय अद्भुत है। और जिस तरह हम बताते हैं काशी और तमिल का बहुत ही पुराना साथी रहा है और कहीं ना कहीं ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी की है कि उसके माध्यम से हम भारत के विभिन्न हमारे विविधता में एकता, यही हमारी पहचान है। और हर राज्य में जाएं तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का भाषा, रहन सहन, खान पान, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये फ़ायदा होगा। तमिलनाडु से जो बच्चे आए हैं हर तरह के लोगों को ये एक अच्छा एक ये अवसर है कि वो जानेंगे, वो काशी को भी समझेंगे, काशी को जानेंगे और इससे बहुत ज़्यादा अंतरंगता भी होगी, एकजुटता भी होगी। NTAGI के प्रमुख डॉक्टर NK अरोड़ा ने स्वदेश में ही बनी दवा के सर्वाइकल यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर के उपचार की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर HPV वैक्सीन से ठीक हो सकता है। हमें उम्मीद है कि भारत जल्द ही एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV वैक्सीन प्रदान करने में सक्षम होगा। Next 4-5 months we hope that India will be able to roll out the HPV vaccine in the national program for our girls 9 to 14 years. Now, vaccination is one important aspect of prevention of this cervical cancer in women. और बात करते हैं फीफा विश्व कप से जुड़ी खबर की। विश्व कप का कारवां अब अंतिम 4 तक पहुंच गया है। प्रतियोगिता की शीर्ष 4 टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबलों की शुरुआत होने जा रही है। पहले सेमीफाइनल में आज देर रात खिताब की प्रबल दावेदार अर्जेंटीना के सामने पिछली बार की उपविजेता टीम क्रोएशिया की चुनौती होगी। आज के मैच के साथ ही 2 दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी और ल्यूका मॉड्रिच में किसी एक का विश्व कप जीतने का सपना भी टूट जाएगा। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में यूरोपीय दिग्गज क्रोएशिया के सामने होगी दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की चुनौती। इस सेमीफाइनल के साथ 2 दिग्गज खिलाड़ियों लियोनेल मेसी और ल्यूका मॉड्रिच में से किसी एक का वर्ल्ड कप जीतने का सपना संभवतः हमेशा के लिए टूट सकता है। फुटबॉल के सबसे बड़े सुपरस्टार में शामिल ब्राजील के नेमार और पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप से आंसुओं के साथ विदाई ले चुके हैं और अब मेसी या मॉड्रिच में से किसी एक का सपना टूटेगा और एक का बरकरार रहेगा।
एक और मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम 2014 के बाद एक और ड्रीम फाइनल मुकाबला खेलने के उद्देश्य के साथ मैदान पर उतरेगी, तो वहीं क्रोएशिया की टीम लगातार दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में अपना स्थान पक्का करना चाहेगी। अर्जेंटीना की टीम कोपा अमेरिका का खिताब जीतकर कतर पहुंची थी और उसे पिछले 36 मुकाबलों में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा था। हालांकि टीम के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत खराब रही और पहले ही मैच में उसे सऊदी अरब से 2-1 से हार मिली। हालांकि इस हार से टीम जल्द ही उबरने में सफल रही और इसके बाद सभी मुकाबलों में जीत हासिल करते हुए अंतिम 4 में टीम ने प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी। टीम का सबसे मजबूत पक्ष उनका आक्रमण है। मेसी के नेतृत्व में टीम ने अब तक आक्रामक खेल दिखाया है। मेसी अब तक प्रतियोगिता में 4 गोल कर चुके हैं। मेसी मौजूदा वर्ल्ड कप में 4 गोल कर चुके हैं और टॉप स्कोरर फ्रांस के किलियन एम्बापे से सिर्फ 1 गोल पीछे हैं। दूसरी तरफ अगर बात क्रोएशिया की करें तो टीम ने भले ही कोई मुकाबला अब तक बड़े अंतर से ना जीता हो, लेकिन टीम बिना किसी शोर शराबे के 4 साल पहले के अपने प्रदर्शन को दोहराने की राह पर है। टीम ने 2018 के फाइनल में जगह बनाई थी और इस दौरान ग्रुप स्टेज में अर्जेंटीना को भी 3-0 से हराया था। क्रोएशिया इस बार भी एक्स्ट्रा टाइम वाली अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वो पिछले 2 मुकाबले एक्स्ट्रा टाइम तक खींचकर और फिर पेनल्टी शूटआउट में जीत चुकी है। क्रोएशिया ने क्वार्टर फाइनल में विश्व की नंबर 1 टीम ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में शिकस्त दी थी। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में टीम ने पेनल्टी शूटआउट में जापान को हराने में सफलता पाई थी। इन दोनों जीत में गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविच का अहम रोल रहा। वो इस वर्ल्ड कप में अब तक 4 पेनल्टी किक रोक चुके हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी गोलकीपर द्वारा रोके गए ये संयुक्त सर्वाधिक पेनल्टी किक हैं। रूस में पिछले वर्ल्ड कप में भी क्रोएशिया के सभी नॉकआउट मुकाबले एक्स्ट्रा टाइम में खिंचे थे और फिर अंत में टीम को फाइनल में फ्रांस के खिलाफ हार झेलनी पड़ी थी। क्रोएशियाई टीम का डिफेंस काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं मिडफील्ड में कप्तान और अनुभवी खिलाड़ी लूका मॉड्रिच की उपस्थिति टीम को काफी खतरनाक बनाती है। दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में 2 मुकाबले हुए हैं। 2018 में हुए ग्रुप मैच में क्रोएशिया ने 3-0 से जीत हासिल की थी। वहीं 1998 में हुए मैच को अर्जेंटीना ने 1-0 से जीता था। अर्जेंटीना की टीम फाइनल में पहुंचने के साथ साथ पिछले विश्व कप में क्रोएशिया से मिली हार का बदला भी लेना चाहेगी। ऐसे में फुटबॉल प्रेमियों को दक्षिण अमेरिकी आक्रमण और यूरोपीय डिफेंस के बीच होने वाले एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो खेल की इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।